हेलो स्टूडेंट्स, टेंसर अलजेब्रा का ये 5वां वीडियो और इसमें हम टेंसर्स ऑफ रैंक 1 आपको बताने जा रहे हैं। ये सिंपल बातों को बहुत सिंपल तरीके से सीखिए। अ टेंसर ऑफ रैंक 1 मीन्स अ वेक्टर। ओके, ध्यान रखिएगा, मैं बार बार आपसे बोल रहा हूं कि टेंसर एक भाषा है, एक लैंग्वेज है, तो उसमें कुछ अपने कायदे कानून व्याकरण के हैं, किसको क्या मानना है, किसको क्या समझना है, किसको क्या पढ़ना है, किसको क्या बोलना है, ये बहुत ध्यान से सीखिए। तो वेक्टर क्वांटिटी को आप जानते हैं, वेक्टर क्वांटिटी को बोला गया कि टेंसर ऑफ रैंक 1, और ये दो प्रकार के डिफाइन किए गए। अ टेंसर ऑफ रैंक 1 मीन्स अ वेक्टर। देयर आर टू टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, कंट्रावेरिएंट वेक्टर एंड कोवेरिएंट वेक्टर। माने कि कंट्रावेरिएंट टेंसर ऑफ रैंक 1, कोवेरिएंट टेंसर ऑफ रैंक 1। पिछले वीडियो मैंने आपको कहा था टेंसर्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय कंपोनेंट्स एंड टेंसर्स आर क्लासिफाइड बाय लॉज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। ये दो चीज दिमाग में रखिएगा। लेट अस स्टार्ट कंट्रावेरिएंट वेक्टर। The n functions u superscript I varies from 1 to n। ये फंक्शंस किसके होंगे? कोऑर्डिनेट्स के। दरअसल ये u i लिखा है, लेकिन ये देखो, इसको देखो, ये है क्या? u1 u2 so on un are called components of a contravariant vector। are called components of a contravariant vector। आगे चल के हम लोग इसी को बोलना शुरू कर देंगे, दिस इज कंट्रावेरिएंट वेक्टर। ये भी मैंने आपको बोला था। सुविधा के लिए कंपोनेंट्स ऑफ टेंसर न बोल के हम टेंसर बोलना शुरू कर देंगे। द एन फंक्शंस यू सुपरस्क्रिप्ट आई वेरीज फ्रॉम 1 to n आर कॉल्ड कंपोनेंट्स ऑफ ए कंट्रावेरिएंट वेक्टर इफ दीज ओबे द फॉलोइंग लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। ये लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है, लॉ है, लॉ, ठीक है ना, रूल, इसे आपको याद रखना पड़ेगा। लेकिन अभी कुछ आगे बढ़ने पर मैं आपको इसमें एक लय है, वो लय पकड़ा दूंगा, तो आप गाना फिर गाते रहोगे पूरे टेंसर अलजेब्रा। ये एक लय में लिखा गया है, वो लय अभी नहीं बता रहा आपको, अभी तो मैं आपको ये फोर्स कर रहा हूं कि अब इसको याद करो। दिस इज रूल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। यू बार अल्फा इक्वल टू यू आई डेल एक्स बार अल्फा अपॉन डेल एक्स आई ना। नीचे यहाँ पे ये आई क्या है? सबस्क्रिप्ट। बताया था मैंने डिसिप्लिन में, किसी भी डिफरेंशियल में ये ऊपर वाला इंडेक्स सुपरस्क्रिप्ट समझा जाता है और नीचे वाला इंडेक्स सबस्क्रिप्ट समझा जाता है। तो एक प्रोडक्ट भी है, तो एक सुपरस्क्रिप्ट एक सबस्क्रिप्ट बराबर है, इसका मतलब आई पर सिग्मा है। आई पर सिग्मा देखो, इसे दौड़ा दिया हमने, तो ये लिखा चाहिए, लिखे। तो आइंस्टीन ने ही तो कहा ना कि इतना बड़ा समेशन न लिख के ऐसा लिखो, ऐसा लिखो सिग्मा का साइन भी मत लगाओ। यही आइंस्टीन की रीति है। हो गया। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट्स, तो कम दो सिस्टम तो चाहिए कोऑर्डिनेट के। तो हम शुरू से ही दो सिस्टम लेके चल रहे हैं, एक अनबार्ड सिस्टम, एक बार्ड सिस्टम। अनबार्ड सिस्टम के कोऑर्डिनेट्स ऐसे लिखे जाएंगे, बार्ड सिस्टम के कोऑर्डिनेट्स ऐसे लिखे जाएंगे। अनबार्ड में इंडेक्स जो है हम आई जे के एल एम लिया करेंगे, इससे भी नहीं काम चलेगा। अगर और ज़्यादा लिखना होगा तो फिर हम इस पर उतर आएंगे, I1 I2 I3 सो ऑन ऐसे लिखेंगे। इस वाले में हम अल्फा बीटा गामा डेल्टा थीटा, और ज़रूरत पड़ेगी तो फिर हम इस पर उतर आएंगे, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 सो ऑन। अनबार्ड सिस्टम में कोई क्वांटिटी लिखना होगा, कोई एंटिटी लिखना होगा तो हम ऐसे लिखेंगे। बार्ड सिस्टम में उसी को लिखना होगा तो हम ऐसे लिखेंगे। हाँ, बोथ आर सेम क्वांटिटी। एक को अनबार्ड सिस्टम में हमने लिखा है, एक को बार्ड सिस्टम में लिखा है। हाँ, चिन्ह ऐसे नहीं लिखेंगे तो कैसे पता चलेगा किस सिस्टम में लिखा गया है? ये है, यानी कि यू आई को हम अनबार्ड सिस्टम से बार्ड सिस्टम में ले गए, तो वहां जाकर के वो यू बार अल्फा लिखा जाने लगा, और तब u बार अल्फा बराबर होगा यू आई इंटू दिस डिफरेंशियल। दिस इज लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक, अब देखो इसमें क्या है,
कि बार्ड सिस्टम की क्वांटिटी अनबार्ड सिस्टम की क्वांटिटी के रूप में एक्सप्रेस किया गया है। अब हम क्या करेंगे, अनबार्ड सिस्टम की क्वांटिटी को बार्ड सिस्टम की क्वांटिटी के रूप में एक्सप्रेस करेंगे, उसको इनवर्स लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। इनवर्स एलओटी, शॉर्ट में एलओटी एलओटी लिखेंगे, पढ़ेंगे, बोलेंगे। इनवर्स एलओटी, इनवर्स लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। अभी हमारे पास है यू बार अल्फा इक्वल टू यू आई डेल एक्स बार अल्फा अपॉन डेल एक्स आई, डेल एक्स जे अपॉन डेल एक्स बार अल्फा से मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं। यू बार अल्फा डेल एक्स जे अपॉन डेल एक्स बार अल्फा से मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं ऐसा। दाहिनी तरफ चेन रूल ऑफ पार्शियल डिफरेंशिएशन लगेगा। और ये बराबर हो जाएगा यू आई, ये बैलेंस हो जाएगा डेल एक्स जे अपॉन डेल एक्स आई। क्या इसे आप पहचान रहे हो भाई? दिस इज क्रोनेकर डेल्टा। क्रोनेकर डेल्टा के डेफिनेशन को हमने आपको बताया था कि क्रोनेकर डेल्टा आई जे को हम डेल एक्स आई अपॉन डेल एक्स जे भी लिख सकते हैं, क्योंकि जो इसका डेफिनेशन होता है वो इसके द्वारा भी फुलफिल किया जाता है। क्या कि 1 होगा जब आई और जे बराबर हो, 0 होगा जब आई और जे डिस्टिंक्ट हो। ये रहा। तो इसको लिखिए इक्वल्स टू यू सुपरस्क्रिप्ट आई क्रोनेकर डेल्टा जे आई। शुरू में मैंने बताया था आपको किसी भी एंटिटी का क्रोनेकर डेल्टा से मल्टीप्लिकेशन करोगे तो क्या होगा, जो इंडेक्स डमी है, जो इंडेक्स डमी है ना, वो ऐसे मिटा देंगे और ये उसी डमी इंडेक्स की जगह फिल आ जाएगा ऐसे। यानी कि यू आई यहाँ पे आई, ये बराबर कितना हो जाएगा यू जे। दैट इज साइड चेंज करके लिख रहे हैं यू जे इक्वल्स टू यू बार अल्फा डेल एक्स जे अपॉन डेल एक्स बार अल्फा। देयरफॉर यू सुपरस्क्रिप्ट आई इक्वल टू यू बार अल्फा डेल एक्स आई अपॉन डेल एक्स बार अल्फा। जे की जगह आई कर दिए, ऐसा आप कर सकते हैं, क्योंकि मैंने शुरू में ही बोला था जब तक कुछ कहा न जाए, लिखा न जाए, इंस्ट्रक्शन न दिया जाए, तब तक हर इंडेक्स 1 to n वेरी करेगा। तो जे भी 1 to n वेरी कर रहा है, आई भी 1 to n वेरी कर रहा है। बताइए इसमें कोई फर्क है क्या? अगर आपको लगता है फर्क है तो अब आप अपने आप को लगाइए कि फर्क नहीं है, ये टेंसर अलजेब्रा है। हाँ, टेंसर अलजेब्रा में कोई भी इंडेक्स हम पूरा थ्रू आउट, इसको कहते हैं ग्लोबल चेंज। ग्लोबल चेंज मैंने यहाँ से यहाँ तक चेंज कर दिया, ग्लोबल चेंज है। लोकल चेंज करना होगा तो हम डमी इंडेक्स ही बस बदल सकते हैं। जैसे यहाँ पे अल्फा डमी है ना, तो इसको हम बदल सकते हैं, चाहे तो इसको बीटा बीटा कर दें। डमी इंडेक्स कैन बी चेंज्ड, ये आपको बताया जा चुका है। तो यही है इनवर्स लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। ये था लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन फॉर कंट्रावेरिएंट वेक्टर, ये है इनवर्स लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन फॉर कंट्रावेरिएंट वेक्टर। इसमें अनबार्ड सिस्टम की एंटिटी को बार्ड सिस्टम की एंटिटी के रूप में व्यक्त किया गया है। इसमें अनबार्ड सिस्टम की एंटिटी को बार्ड सिस्टम की एंटिटी के रूप में व्यक्त किया गया है, ठीक है ना। जिस लय में, जिस पैटर्न पे ये लिखा गया है, उसी रिदम में ये भी लिखा गया है। क्या आप रिदम पकड़ रहे हैं? पकड़ रहे हैं तो ठीक, नहीं पकड़ रहे हैं तो मुझे कोई जल्दीबाजी नहीं है, अभी हम आगे बढ़ेंगे। अभी तो मैं आपको बस यही बोल रहा हूँ कि ये रूल है, इन्हें आप याद करिए। आगे चल करके मैं आपको समझाऊंगा कि इसमें एक रिदम है, वो रिदम, वो लय आपको मैं पकड़ा दूंगा और फिर आपको अच्छा लगने लगेगा।
अब हम लोग देखेंगे एग्जाम्पल्स। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज ए कंट्रावेरिएंट वेक्टर, वेलोसिटी वेक्टर इज ए कंट्रावेरिएंट वेक्टर, एक्सेलरेशन वेक्टर इज ए कंट्रावेरिएंट वेक्टर। एग्जाम्पल्स, लेट P be a point of n-dimensional Riemannian space Vn whose coordinates in two systems are xi and x bar alpha। अब टू सिस्टम से घबराइएगा मत, जैसे आप एक ही स्पेस में दो सिस्टम बनाए थे, बहुत सारे रिजल्ट निकाले थे, याद है कि नहीं याद है? क्या क्या था बताओ? ये x1 था, ये x2 था, ये x3 था, ये x बार 1 था, ये x बार 2, x बार 3, एक पॉइंट लिए थे P, याद है? और हमने कहा था कि एक सिस्टम में इसके कोऑर्डिनेट्स x1, x2, x3 हैं, दूसरे सिस्टम में इसी के कोऑर्डिनेट्स x बार 1, x बार 2, x बार 3 हैं। तो यही तो मैं लिख रहा हूँ, ऐसे ही तो मैं कुछ लिख रहा हूँ। यहाँ पे केवल 3 डायमेंशंस की बातें हो रही थी, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन था वो यूक्लिडियन स्पेस में, अब रिमानियन स्पेस में n डायमेंशंस की बात हो रही है। तो जैसे भी ये लिखा हुआ ना कि लेट P बी ए पॉइंट इन स्पेस whose coordinates in two systems are xi and x bar alpha। तो इससे आप घबरा जाए कि ये टू सिस्टम कहाँ लोकेटेड है, तो ऐसे टू सिस्टम है, देख लो, इसी को जनरलाइज कर देना है। अब एक्सिस की संख्या इसमें 3 है, उसमें एक्सिस की संख्या n है। अब n एक्सिस की संख्या बनाने को लोग कहोगे तुम बना तो नहीं पाएंगे, कोई नहीं बना पाएगा, तो लॉजिकली आपको एक्सटेंड करके सोचना है। अब Q नेबरिंग पॉइंट लेने जा रहे हैं। लेट Q बी द नेबरिंग पॉइंट, let Q be the neighboring point, NEIGHBOURING, neighboring point माने बिल्कुल बगल वाला पॉइंट। whose coordinates in two systems are xi plus dxi and x bar alpha plus dx bar alpha रेस्पेक्टिवली। यहां भी रेस्पेक्टिवली लिख देना था, नहीं लिखे जाने दो। ठीक है ना? तो xi था, फिर xi प्लस dxi हो गया, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? dxi। अनबार्ड सिस्टम में डिस्प्लेसमेंट मेजर किया हमने, dxi मिला। वही डिस्प्लेसमेंट बार्ड सिस्टम में मेजर करोगे तो क्या मिल रहा है? dx बार अल्फा। अब ये dx बार अल्फा, dxi, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर्स हैं, या कहिए कि दीज आर कंपोनेंट्स ऑफ ये dx1, dx2, सो ऑन dxn, दीज आर कंपोनेंट्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। इनके बीच में रिलेशन हम लिख सकते हैं, और वो कैसे लिख सकते हैं? बाय द कंसेप्ट ऑफ टोटल डेरिवेटिव थ्रू पार्शियल डेरिवेटिव्स। ये बीएससी फर्स्ट ईयर पार्शियल डिफरेंशिएशन में आप पढ़े हुए हैं। बाय द कंसेप्ट ऑफ इन्वर्टेड कामा टोटल डेरिवेटिव थ्रू पार्शियल डेरिवेटिव्स, टोटल डेरिवेटिव थ्रू पार्शियल डेरिवेटिव्स, थ्रू पार्शियल डेरिवेटिव्स कामा डी एक्स बार अल्फा इक्वल टू डेल एक्स बार अल्फा अपान डेल एक्स आई डी एक्स आई, ऐसे ही लिखा जाएगा ये। नंबर 1, कंट्रावेरिएंट वेक्टर के लिए जो लाभ ट्रांसफॉर्मेशन आप लिखे थे वो क्या लिखे थे? वो आप लिखे थे u बार अल्फा इक्वल टू यू आई डेल एक्स बार अल्फा अपान डेल एक्स आई। इससे इसका मिलान करिए, बताइए ये इसी जैसा है कि नहीं है ना? डेल एक्स बार अल्फा अपान डेल एक्स आई, इसी को देखते हैं बस।
यही मेन चीज होता है। दो सिस्टम के कोऑर्डिनेट्स को कनेक्ट करने वाला जो डिफरेंशियल होता है, डिफरेंशियल जब भी बोलें तो पार्शियल डिफरेंशियल, वही मेन चीज है। वही लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में आपको सूचना देता है कि ये किस प्रकार के टेंसर का लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है। तो डेल एक्स बार अल्फा अपॉन डेल एक्स आई, डेल एक्स बार अल्फा अपॉन डेल एक्स आई। अनबार्ड सिस्टम की एंटिटी इधर है, बार्ड सिस्टम की एंटिटी इधर है, अनबार्ड की इधर है, वही चीज यहां भी है। तो ये जो एक्सप्रेशन है ये हमें बता रहा है कि डी एक्स आई आर कंपोनेंट्स ऑफ कंट्रावेरिएंट वेक्टर। दिस इंप्लाइज दैट डी एक्स आई आर कंपोनेंट्स ऑफ contravariant vector since dxi are components of displacement vector therefore displacement vector is a contravariant vector. डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज अ कंट्रावेरिएंट वेक्टर। ये बहुत ही खूबसूरत एग्जाम्पल है। अब इसमें एक बात ये रह गई, ये कैसे लिखाया है वो मैं आपको समझा दे रहा हूं। वो मैं आपको लिए चलता हूं बीएससी फर्स्ट ईयर, पार्शियल डिफरेंशिएशन, टोटल डेरिवेटिव थ्रू पार्शियल डेरिवेटिव्स में। एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जब आप जाने के लिए कोई ट्रांसफॉर्मेशन रूल लिखिएगा तो निश्चित रूप से यकीनन दोनों सिस्टम के कोऑर्डिनेट्स आपस में कनेक्टेड होंगे। एक्स बार 1, एक्स बार 2, सो ऑन एक्स बार एन, ये सब के सब फंक्शंस होंगे x1, x2, सो ऑन xn के। तो ये जैकोबियन जैसा कंसेप्ट है। तो अगर हम एक उठा लें एक्स बार अल्फा, तो ये फंक्शन किसका किसका है। अब n बार हम नहीं लिख रहे हैं, इसको हम 3 से आपको समझा दे रहे हैं। 3 वेरिएबल कोऑर्डिनेट लेके ये फंक्शन है x1, x2, x3 का। माना कि x1, x2, x3 ये टाइम के फंक्शन है t के, माना कि ये। तो अब इस कनेक्शन को आप देखिए, x बार अल्फा इज ए फंक्शन ऑफ t, इज इट करेक्ट। एक वेरिएबल का जब फंक्शन हो जाता है तो टोटल डेरिवेटिव निकाला जाता है, यानी डी एक्स बार अल्फा अपॉन डी टी। अब ये फार्मूला आपको ध्यान आएगा, डी एक्स बार अल्फा अपॉन डी टी इक्वल टू 1 रूट, 2 रूट, तीसरा रूट, डेल एक्स बार अल्फा अपॉन डेल x1, इसका डेरिवेटिव इसके रिस्पेक्ट में। अब इसका डेरिवेटिव इसके रिस्पेक्ट में लिखोगे तो क्या लिखोगे बेटा, डी x1 अपॉन डी टी लिखोगे। कब डेल लिखोगे, कब डी लिखोगे, ये सब कंसेप्ट आपको मालूम होना चाहिए। जब ऊपर वाला वेरिएबल केवल नीचे वाले वेरिएबल का फंक्शन हो तब डिफरेंशियल को बताने के लिए डी लिखा जाएगा। जब ऊपर वाला वेरिएबल नीचे वाले वेरिएबल का फंक्शन तो हो ही, साथ साथ और भी वेरिएबल्स का फंक्शन हो, तब डेरिवेटिव जताने के लिए डेल लिखा जाएगा। क्या एक्स बार अल्फा केवल x1 का फंक्शन है? यदि हाँ तो हम डी लिखते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। एक्स बार अल्फा x1 के साथ ही साथ x2, x3 का भी फंक्शन है, इसलिए यहाँ डेल लिखाया है। क्या x1 सिर्फ t का फंक्शन है? यस, इसलिए हमने डी लिखा है। ऐसे लिखते चलो बाबू, प्लस डेल एक्स बार अल्फा अपॉन डेल x2, डी x2 अपॉन डी टी, प्लस डेल एक्स बार अल्फा अपॉन डेल x3, डी x3 अपॉन डी टी। अब ये डी टी हटा दे रहे हैं तो ये जनरल रिजल्ट हो जाएगा। इन जनरल जैसे बोलते ना, माने टी को हम इमेटेरियल कर दे रहे हैं कि टी रहे, टी की जगह पी रहे, क्यू रहे, कुछ भी रहे, यही रिजल्ट आएगा जो मैं लिखने जा रहा हूं। इन जनरल डी एक्स बार अल्फा इक्वल टू डेल एक्स बार अल्फा अपॉन डेल x1
डी एक्स वन प्लस डेल एक्स बार अल्फा अपान डेल एक्स टू डी एक्स टू प्लस डेल एक्स बार अल्फा अपान डेल एक्स थ्री डी एक्स थ्री। अब गौर से देखिए आप, ये 1 1 2 2 3 3 समेशन दिख रहा है आपको, तो इसे हम लिख सकते हैं डेल एक्स बार अल्फा अपान डेल एक्स आई डी एक्स आई वेरीज फ्रॉम 1 to 3। यही तो लिखे थे अब, तो मैंने आपको बता दिया कहाँ से ये पैदा हुआ, इसका जन्म कहाँ से हुआ। तो निष्कर्ष हम लोग अभी तक पहुंचे हैं, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज अ कंट्रावेरिएंट वेक्टर। अब उसी क्रम में आगे बढ़िए, ये तो हम अलग से समझा रहे थे आपको। नाउ फ्रॉम 1 टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को। डी एक्स बार अल्फा अपान डी टी, यहाँ टी टाइम है, इक्वल टू डेल एक्स बार अल्फा अपान डेल एक्स आई, यहाँ डी एक्स आई लिखा था तो इसको हम लिख दे रहे हैं डी एक्स आई अपान डी टी, टी बीइंग द टाइम, टी बीइंग टाइम। तो आपको पता है ये क्या हो जाएगा, ये वेलोसिटी हो जाएगा, ये वेलोसिटी हो जाएगा। तो डेल एक्स बार अल्फा अपान डेल एक्स आई, और इसे हम लिख दें वी आई, और इसे अगर इसको वी आई लिखा है तो वही चीज़ तो ये बार्ड सिस्टम में, यही बार्ड सिस्टम में, तो इसको हम वहाँ पे अलग नोटेशन डाल दे रहे हैं ताकि लगे कि ये बार्ड सिस्टम में लिखा गया है। ऐसा नहीं करेंगे तो कैसे लगेगा भाई। किसी टोपी वाले सिस्टम में गए, किसी टोपी वाले देश में गए जहाँ 100% टोपी लगाना अनिवार्य है, हम भी टोपी लगा लिए तभी पहचान में आएगा। तो देखिए क्या इसी धुन में, इसी लय में ये भी लिखा हुआ है, देखो मिलाओ, ये मिलाओ। तो इस लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन फॉर कंट्रावेरिएंट वेक्टर से इसका मिलान करने पर हम ये पा रहे हैं कि वी आई आर कंपोनेंट्स ऑफ contravariant vector, but VI are components of velocity vector, therefore velocity vector is a contravariant vector। थोड़ा हम शॉर्ट में लिख दें चीज़ों को, आप समझ लीजिएगा। कंट्रा माने कंट्रावेरिएंट, कंपो माने कंपोनेंट, इज लिखा है तो कंपोनेंट, इसके पहले आर लिखा है तो कंपोनेंट्स, अपना उसी में ला लीजिएगा। इससे करिए नंबर 2। फिर फ्रॉम 2 एक स्टेप और आगे बढ़िए, फिर टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिए। डी वी बार अल्फा अपान डी टी इक्वल्स टू डेल एक्स बार अल्फा अपान डेल एक्स आई डी वी आई अपान डी टी, implies that f bar alpha equal to del x bar alpha upon del x I f I। वेलोसिटी को टाइम के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट करते हैं तो एक्सेलरेशन मिलता है। तो फिर ऐसे ही भाषा लिख दीजिए, है ना। तो हम सीधा सीधा लिख दे रहे हैं देयरफॉर एक्सेलरेशन वेक्टर, इज अ कंट्रावेरिएंट वेक्टर। ठीक ना, थोड़ा सा कंजूसी कर लेना, ऐसे ही लिखना है जैसे ऊपर लिखा है सब। तो वेलोसिटी वेक्टर इज अ कंट्रावेरिएंट वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज अ कंट्रावेरिएंट वेक्टर, एक्सेलरेशन वेक्टर इज अ कंट्रावेरिएंट वेक्टर। अब एक चीज और बताएंगे, 5-7 मिनट 8 मिनट का काम है। ग्रुप प्रॉपर्टी ऑफ एनी लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। ये ग्रुप प्रॉपर्टी में जो ग्रुप वर्ड लगा है, इससे आप एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में मत पहुंच जाइएगा, अलजेब्राइक स्ट्रक्चर में मत पहुंच जाइएगा। यहाँ ग्रुप प्रॉपर्टी का मतलब है ग्रुपिंग प्रॉपर्टी, का मतलब है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। अब ये नाम चल पड़ा है, इसको हम क्या कर सकते हैं, कैसे हटा सकते हैं। तो ग्रुप प्रॉपर्टी ऑफ लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कंट्रावेरिएंट वेक्टर, ऐसा हेडिंग डालिए।
पहले तो आप हेडिंग डालिए ग्रुप प्रॉपर्टी, ये जान लीजिए आप, ग्रुप प्रॉपर्टी। द लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, ये ऐसे कर लेते हैं, एनी लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन is said to have a group property if it is transitive। बस इतनी सी बात, बेहतर समझ में आएगा आपको। अभी मैं आपको एक आर्टिकल करा दे रहा हूं, ग्रुप प्रॉपर्टी ऑफ लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कंट्रावेरिएंट वेक्टर, ऐसा। द लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कंट्रावेरिएंट वेक्टर पजेसेस ग्रुप प्रॉपर्टी, ये स्टेटमेंट हो गया। द लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कंट्रावेरिएंट वेक्टर पजेसेस ग्रुप प्रॉपर्टी। प्रूफ देखो, ट्रांजिटिव वर्ड की बात हमने किया है। कोई रिलेशन ट्रांजिटिव कब होता है? जब ए आर बी आर सी इंप्लाई कर दे ए आर सी। ए आर बी माने ए इज आर रिलेटेड टू बी इज आर रिलेटेड टू सी, इंप्लाई कर दे, इन दोनों को मिक्स करे तो ये आ जाए, तो हम कहते हैं द रिलेशन इज ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिविटी दिखाने के लिए ए बी सी तीन एलिमेंट चाहिए इस प्रकार से। अब लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन में ट्रांजिटिविटी की बात हमें करनी है। लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन में इसके लिए हमको तीन सिस्टम चाहिए। एक चाहिए अनबार्ड सिस्टम, एक चाहिए बार्ड सिस्टम, एक चाहिए डबल बार्ड सिस्टम। अब डबल बार्ड सिस्टम की जब भी जरूरत पड़ेगी उसको हम ऐसे लिखेंगे। इसके कोऑर्डिनेट्स लिखने के लिए हम जिन इंडिसेस का इस्तेमाल करेंगे वो पी क्यू आर एस टी वगैरह वगैरह रहेगा। तो हमें यह बताना है कि जिस नियम से आप इस सिस्टम से इस सिस्टम में जाएंगे और इस सिस्टम से इस सिस्टम में जाएंगे, उसी नियम से आप इस सिस्टम से इस सिस्टम में जाएंगे। हो गया ना? देखो, यही ट्रांजिटिविटी का मतलब है। और सीखिए, let T denote the law of transformation of a contravariant vector, use superscript I, then x I t x bar alpha। यह t क्या चीज है? लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कंट्रावेरिएंट वेक्टर। लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कंट्रावेरिएंट वेक्टर u बार अल्फा इक्वल टू यू आई डेल एक्स बार अल्फा अपॉन डेल एक्स आई। इसे आपको याद रखना पड़ेगा। अगले वीडियो में हम कोवेरिएंट वेक्टर की बातचीत जब कर लेंगे तब तुलना करके कंट्रावेरिएंट वेक्टर का एलओटी, कोवेरिएंट वेक्टर का एलओटी एक साथ लिखेंगे। फिर हम आपको रिदम सिखाएंगे, लय जो हम कह रहे थे वो लय बताएंगे ना, वो पैटर्न बताएंगे। एक्स आई टी एक्स बार अल्फा माने ये, एक्स बार अल्फा टी एक्स डबल बार पी माने ये। अब आप कहाँ गए? बार्ड से डबल बार्ड में गए, तो कैसे लिखेंगे? चलो हम यहां लिख दे रहे हैं, यहां तो लिखना ही है। गिव, अनबार्ड से बार्ड में गए तो एलओटी कैसे लिखाएगा?
यू बार अल्फा इक्वल टू यू आई डेल एक्स बार अल्फा अपान डेल एक्स आई कामा। बार्ड से डबल बार्ड में गए, देखो यहाँ सीख लो, अनबार्ड से बार्ड में आए तो जहां आए वहां पहले लिखा जाएगा। डबल बार्ड में गए तो डबल बार्ड का क्वांटिटी यानी यू डबल बार पी इक्वल टू यू बार अल्फा डेल एक्स डबल बार पी अपान डेल एक्स बार अल्फा। अब आप खुद ही धुन पकड़ लीजिए, जिस पैटर्न पर यह लिखा गया है उसी पैटर्न पर यह भी लिखा गया है। बोलो लिखा गया कि नहीं? जिस सिस्टम में गए किस में? डबल बार्ड में। डबल बार्ड में यही क्वांटिटी जो यू आई है कैसे लिखा जाएगा? ऐसे लिखा जाएगा। कहां से गए? बार्ड सिस्टम से गए। अब फिर दोनों सिस्टम के कोऑर्डिनेट्स को कनेक्ट करने वाला, दोनों सिस्टम को कनेक्ट करने वाला जो डिफरेंशियल है वो ऐसे लिखा जाएगा। इस लिखने में ऊपर कोऑर्डिनेट कहाँ का है? डबल बार्ड सिस्टम का है, वहां का है जहां की क्वांटिटी इधर है, और ये यहाँ पे मिला लीजिए। इन दोनों को जब मिक्स करें तो हमें वही ला मिले जो हमको अनबार्ड से डबल बार्ड में ट्रांसफॉर्म कर दे, हमको न कर दे, क्वांटिटी को कर दे। कंबाइनिंग वी हैव, इनको कंबाइन करिए। कंबाइनिंग वी हैव यू डबल बार सुपरस्क्रिप्ट पी इक्वल टू, ठीक, थोड़ा सा हम कलर का इस्तेमाल कर रहे हैं, यू बार अल्फा। अब इस यू बार अल्फा की वैल्यू यहां से लिखिए, यहां से इसे भी कर दे रहे हैं यू बार अल्फा। तो यू बार अल्फा की वैल्यू लिखिए, कितनी लिखेंगे आप? यू आई डेल एक्स बार अल्फा अपान डेल एक्स आई, और बगल में डेल एक्स डबल बार पी अपान डेल एक्स बार अल्फा। मिलाइए, डेल एक्स डबल बार पी अपान डेल एक्स बार अल्फा, डेल एक्स बार अल्फा अपान डेल एक्स आई बराबर होगा डेल एक्स डबल बार पी अपान डेल एक्स आई बाई चेन रूल ऑफ पार्शियल डिफरेंशिएशन। दिस इज इक्वल टू यू सुपरस्क्रिप्ट आई डेल एक्स डबल बार पी अपान डेल एक्स बार डेल एक्स आई, सॉरी ये विच इज एक्स आई टी एक्स डबल बार पी, यानी उसी ट्रांसफॉर्मेशन रूल के अंतर्गत अनबार्ड से डबल बार्ड सिस्टम में जाने का ये रूल है। और ये आया कैसे? इन दोनों को मिक्स करने से, ए आर बी बी आर सी को मिक्स करने से हमें क्या मिल गया? ए आर सी मिल गया। ये मिलाइए, एक्स आई टी एक्स बार अल्फा टी एक्स डबल बार पी गिव्स एक्स आई टी एक्स डबल बार पी। ये जो लिखा गया है एक्सप्रेशन, क्या ये इसी स्टाइल में लिखा गया है? क्या ये यही है? अनबार्ड से डबल बार्ड में जाना है। कहां जाना है? डबल बार्ड में। डबल बार्ड की क्वांटिटी हो गई, कहां से गई? अनबार्ड से। अब फिर इन दोनों सिस्टम को कनेक्ट करने वाला ये पार्शियल डिफरेंशियल। इसको लिखने में ऊपर जो कोऑर्डिनेट है उस सिस्टम का है जिस सिस्टम की क्वांटिटी इधर है। तो इधर क्वांटिटी डबल बार्ड सिस्टम की है, इसलिए डबल बार्ड सिस्टम का कोऑर्डिनेट ऊपर लिखा गया है। हो गया। देयरफॉर T is transitive, T is transitive and hence वही जो ऊपर स्टेटमेंट है, LOT of a contravariant vector possesses group property। T का ट्रांजिटिव हो जाना ही ये कहा जाता है कि कंट्रावेरिएंट वेक्टर का LOT ग्रुप प्रॉपर्टी को पजेस करता है, रखता है, पजेसेस ग्रुप प्रॉपर्टी। इस वीडियो को यहीं पे हम बंद करते हैं। थैंक यू वेरी मच। वीडियो को लाइक करिए, चैनल यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। आगे बातचीत जारी रहेगी।